नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा शाह आप सभी सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ डीटी बिहार। दर्शकों, एक नया सप्ताह है और नई सुबह है। नई सुबह हर रोज़ एक नई ऊर्जा लेकर आती है और बिहार बिहान कार्यक्रम हर रोज़ एक नए जोश व खरोश के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो जाता है। अगर मैं ज़िंदगी की बात करूं तो हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। सफल क्यों होना चाहते हैं? वो इसलिए ताकि हम अपने जीवन में सुखी रह सकें, खुश रह सकें। खुश रहने के लिए दर्शकों, हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ केवल तन से नहीं बल्कि मन से भी। जी हाँ, केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मन मस्तिष्क से भी स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, मेरा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज आपसे इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे शारीरिक रूप से हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, मगर कार्यक्रम बिहार बिहान आपके मन मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने का पूरा इलाज लेकर आता है हर सुबह। जी हाँ, बिहार बिहान कार्यक्रम में सबसे पहला सेगमेंट हम देखते हैं अनमोल वचन। वो इसलिए देखते हैं ताकि उनमें बताए गए महापुरुषों के वचनों को हम आत्मसात करें और अपने मन में उतारें। यकीन मानिए, जब हम इन विचारों को अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं ना, तो ज़िंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं वो हम ज़रूर हासिल करते हैं और कहीं भी हमें जीवन में कभी कोई कूढ़न नहीं होती, क्योंकि अच्छे विचार होते हैं तो ज़रूरी ये हो जाता है कि हम कार्य भी अच्छे ही करके सफल हुए हैं। तो ये इत्मीनान हमारे ज़िंदगी में बना रहता है। चलिए और वक्त ना गंवाते हुए आपको दिखाती हूँ हमारा पहला सेगमेंट अनमोल वचन, और आज हम दिखाएंगे आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनमोल वचनों को। देखते हैं अनमोल वचन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आज हमें स्वस्थ बनाने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर पंकज कुमार जी, जो कि रीढ़ एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले करना चाहूँगी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों को मैंने शुरू में ही कहा कि ज़िंदगी में सफल हर कोई होना चाहता है। आपने भी सफलता को छुआ है, चूमा है। आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले आपके सफ़रनामे के बारे में। कैसा ये सफ़रनामा रहा इस जीवन का? शुरुआत और पढ़ाई, उसके बाद इस मुकाम तक पहुँचना, कैसा कुछ किया आपने? शुरुआत तो मेरी गांव से हुई है। एक छोटा सा गांव है रतनसारा, जो मधुबनी जिले में पड़ती है अभी, और 5 क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गांव में 24 घंटा, समझिए कि 24 घंटा हम अपने दादा के साथ ही रहते थे। 24, लिटरली 24 आवर। जब से हमको सूद बूद हुआ है तब से लग रहा था कि 5 क्लास तक जो भी ABCD से लेके हो, क ख ग घ, दादा से ही हमने सीखा आगे 5 क्लास तक। उसके बाद पापा को लगने लगा कि लड़का ये तो बिगड़ जाएगा, लेकिन हमको अभी फील हो रहा जो दादा से सीखे ना, अभी अच्छी लग रही है कि बातें सही में 100% सही था। जो पढ़ाया गया था, जो बताया गया था, ज़िंदगी में काम आया। उसके बाद हम हॉस्टल में रहने लगे थे, जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जिला से करीब 25 किलोमीटर दूर था, एकदम गांव एरिया में। आनंद मार्ग स्कूल कहलाता था। करीब 10 क्लास तक वहाँ थे। वहाँ भी अच्छा था। और 10 क्लास तक समझिए कि हमने टीवी भी नहीं देखा। टीवी क्या चीज़ होता है टीवी भी नहीं मालूम था। एक टीवी आया 9th क्लास में, वहाँ एक कॉमन रूम में रखा गया, तो हम लोग बहुत खुश हुए थे कि टीवी आया। ब्लैक एंड वाइट छोटी सी टीवी आई थी। उसके बाद से जानना शुरू किया। उसमें भी हम लोगों का था कि यही चैनल ही देखना है। धार्मिक चैनल हुआ, कुछ हुआ, वही चैनल ही दिखाया जाता था। फिर आए पटना, आए एन कॉलेज से 10+2 किया और पढ़ाई पटना में ही मेडिकल की तैयारी शुरू कर दी। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, हॉस्टल में रहना करने, मतलब +2 में कितना एज होगा, 16-17 साल पढ़े होंगे। डायरेक्ट पटना में आ गए, अकेले खाना बनाना और पढ़ना, तैयारी करना, कुछ मालूम नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, बस भेज दिया गया पढ़ो। लेकिन टारगेट था कि हमको डॉक्टर ही बनना है तो डॉक्टर ही बनना है।
एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार में डॉक्टर बन गए। अब लग रहा था कि पहला पायदान, अब डॉक्टर बन गए। लेकिन एडमिशन के बाद जब पढ़ना शुरू किया, ये तो डॉक्टर का ये तो ABCD ही जान रहे हैं, उसके लिए और तैयारी करनी पड़ेगी। अब क्या बनना है हमें? तो पढ़ाई के दौरान MBBS में हमारे एक सीनियर थे, अभी HOD हैं पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद के, उनको देखते थे काज कैसे काम करते, तो उनको देख ले इंस्पायर हुए थे कि हमको हड्डी का ही डॉक्टर बनना है। और मैंने करंट बैच में ही तैयारी किया, और करंट बैच मेरा ख़त्म होते होते, इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद तुरंत मेरा 3 महीना 4 महीना हुआ ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन हुआ। ऑर्थोपेडिक्स किए, फिर ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद मेरे प्रोफेसर जो प्रोफेसर GK सिंह थे, उन्होंने बोला नहीं इससे काम नहीं चलेगा तुम्हारा, और पढ़ना पड़ेगा। अब कितना पढ़ा जाए भाई, नहीं सब स्पेशलाइज करने पड़ेगी, तुमको और जानना पड़ेगा, पढ़ाई पैसे के पीछे मत भागो। अभी ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत कम एज में सबने करते जा रहा है, तो और पढ़ो। तो फिर रेसिडेंसी 3 ईयर किया मैं ऑर्थोपेडिक्स में ही रेसिडेंसी। उस समय हमें केवल 11,000 मिलता था, 11,000 में ही चलना है। उस समय की बात है, PG में की बात है, पोस्ट पीजी कितनी है। फिर बोले कि नहीं और पढ़ो, तो सोचे कि क्या किया जाए, तो सब स्पेशलाइजेशन में हमने सोचा कि क्या और किया जाए ऑर्थोपेडिक्स में। तो स्पाइन सर्जरी मैंने चूज किया, स्पाइन और हैंड सर्जरी में। तो उसके बाद हम PG जिस समय रेसिडेंसी कर रहे थे, मेरे प्रोफेसर GK सिंह ने बताया कि जाओ तुम, हम भेज रहे हैं तुम्हारे, तुम कहाँ जाना चाह रहे हो। तो लेकिन सारे पेड PG थे, कने मतलब पैसा दो, कने मतलब एडमिशन जो पेड PG था, उतने पैसे थे नहीं, फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं था विदेश जाने के लिए, डॉलर में पे होता था। उस समय की बात है, करीब मंथली खर्चा होता 2 से 3 लाख रुपया खर्चा होता मंथ, केवल एकोमोडेशन, खाना और आना जाना में करीब 6 महीना में 20 से 25 लाख। तो एक ही उपाय है, तो फेलोशिप जो स्कॉलरशिप में है, उसके लिए तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। सर बोले क्या तैयारी करने को, हमको तुमको रिसर्च में करना पड़ेगा, जितना रिसर्च की एक्टिविटी रखोगे दे विल कंसीडर। तो मैंने ड्यूरिंग PG से ही ये दिमाग में लगा, मेरा फर्स्ट नेशनल पब्लिकेशन PG में ही हो गया था। उसके रेसिडेंसी में करीब 10 पब्लिकेशन से ऊपर हो गया थी रिसर्च पे, नेशनल एज वेल इंटरनेशनल पब्लिकेशन। तो मैंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया, तो हांगकांग यूनिवर्सिटी, अभी हांगकांग यूनिवर्सिटी में तो मेरा एक्सेप्ट हो गया। ये पहली बार हुआ था कि बिना पैसा का दे विल पे मी 6 मंथ के लिए, दे विल पे मी इन डॉलर्स। तो हमको लगा कि आसमान से ऊपर ही एकदम सडनली पहुंच गए। फिर वहाँ गए, फिर वही प्रॉब्लम, फूड का प्रॉब्लम। अब वहाँ इंटरनेशनली सब थे स्टूडेंट, मैं इंडिया से, एक पाकिस्तान से, एक चाइना के थे, और तीनों का हम लोग का फूड हैबिट डिफरेंट था। सबसे बड़ी बात ये थी, ये नॉन वेज ज़्यादा खाते थे, कोई डिफरेंट टाइप का फूड खाते थे, एक ही किचन, एक ही सब चीज़, उसी में तीनों को बनाना था। तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, हम लग रहा था कि छोड़ के आ जाए। फिर मैंने घर पे फ़ोन नहीं किया किसी को, फिर प्रोफेसर के, अपने प्रोफेसर GK सिंह, मैं सर बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं खाना नहीं पा, क्या करूँ, ये स्मेल कर रहा है, ये फूड ऐसा है, फूड हैबिट डिफरेंट है। नहीं देखो पंकज, तुमको आगे बढ़ना, कहीं न कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दे आर पेइंग यू, आप नहीं उसको पे कर रहे हैं, तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मन में सोच के फूड सेकेंडरी हो गया, और एक पैन खरीदा। उसी पैन में सबसे सस्ती वहाँ जो मिलती थी ना, प्रॉन मिलता था। सब्जी बहुत महंगा था वहाँ हांगकांग में, बहुत ही महंगा, जो अफोर्ड करना मुश्किल हम लोग के स्टूडेंट के लिए। तो प्रॉन और राइस करीब 6 महीना तक, करीब 6 महीना में 3 महीना में प्रॉन ही राइस खाते थे। फिर उसके बाद कुछ पैसा मेरे पास बच गया, उसमें से हम आने जाने का खर्चा, रहने का बचने के बाद फिर आ गए, हम नेपाल में आ गए, BP कोराला इंस्टीट्यूट से, जहाँ से पढ़े थे धरान में। फिर वहीं आके एज असिस्टेंट प्रोफेसर जान के वहाँ कुछ काम किए, फिर लगने लगा नहीं और हमको जाना है। और प्रोफेसर बोले तुमको जाना है, था मैं भेज रहा हूँ,
रिसर्च तुम्हारा बढ़ते जा रहा है। मैंने वहाँ रहते हुए भी रिसर्च इंटरनेशनल पब्लिकेशन किया। तो अभी 3 लॉ मेरा करीब मोर देन 40 से एवब रिसर्च पब्लिकेशन है अभी तक, नेशनल एज वेल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। और मोर देन करीब 50 कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला है, अपने प्रेजेंट किया अपने रिसर्च को। उसके बाद फिर आए धरान, फिर रिसर्च। सर ये चाहते थे हमारे प्रोफेसर कि ये एकेडमिक एक्टिविटी इसका अच्छा है, मेडिकल कॉलेज में ही रह जाए, लेकिन मेरे को ये नहीं था। हम बैलेंस लेके जाना चाह रहे थे, हम एकेडमिक में भी रहे, मेरे को पैसे भी कमाना ही है, नेम फेम भी कमाना है, सब चीज़ हमको चाहिए बैलेंस रूम में। तो फिर आए, फिर काम किए, तो नहीं एज ए तुमको मैं एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएगा, ही वाज HOD, सब चीज़ थे। तो फिर हम वहाँ से चल गए, नहीं अब सर हमको अब एकेडमिक से और होते हुए भी हमको कॉरपोरेट में ज्वाइन करना। फिर वहाँ से हम निकल गए, अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद ज्वाइन किए, तेलंगाना में, अभी जो है तेलंगाना में, वहाँ ज्वाइन किया अपोलो। करीब 8 साल तक वहाँ काम किया अपोलो हॉस्पिटल में। वहाँ पर हम बेसिकली जो हम ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा रिलेटेड और स्पाइन रिलेटेड काम करते थे। तो स्पाइन में भी हमने वहाँ एक राजीव आरोग्य श्री स्कीम अभी भी शायद चल रही है, उसमें मुफ्त में इलाज होता है, पेशेंट को आने से लेके जाने तक, इवन इलाज करना है, खाना देना है, उसके बाद उसको जो इलाज के दवा भी ज़रूरत होती है घर जाने वो भी गवर्नमेंट देती है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इतना अच्छा स्कीम है पुअर लोगों के लिए, कहना मुश्किल, इतना राजीव आरोग्य श्री स्कीम ये गवर्नमेंट का दिया हुआ है अभी। उसमें मैंने स्पाइन सर्जरी पूरा तेलंगाना, उस समय मेरे टाइम में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही था, सबसे मेरा हाईएस्ट सर्जरी था, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। फिर वेरीफाई किया गवर्नमेंट की ये सर्जरी कहीं अननेसेसरी सर्जरी तो नहीं कर रहा, वेरीफाई किया, टीम बैठी, नहीं, नोट ए सिंगल सर्जरी मैंने अननेसेसरी किया। लेकिन मेरे पास इतना बैकलॉग था, एक मंथ तक लॉट लगा हुआ रहा था कि सर्जरी करने के लिए, कि नहीं आज का नहीं, आपका 20 दिन के बाद होगा, 25 दिन के बाद होगा। फिर सोचे कि वहाँ से मेरे को एक ऑफ़र आया अपोलो ही ग्रुप से, अभी जो बांग्लादेश में अपोलो, वहाँ से हम पटना क्या कहते हैं तेलंगाना से मैंने ढाका चला गया। लेकिन आपकी ज़ुबानी ही जानना चाहूँगी, आप इस सेगमेंट पे जाने से पहले आपने कहा आप बांग्लादेश गए। बांग्लादेश जी, पहले तो अपोलो ग्रुप में काम कर रही थे, फिर वहाँ से एक ऑफ़र आया कि नहीं वहाँ चले जाओ, वहाँ का स्पाइनी यूनिट स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया, दे आर पेइंग इन डॉलर्स, तो मैंने एक्सेप्ट। और बांग्लादेश का नाम सुन के ही थोड़ा सा लगता है, हेजिटेशन होता था, लेकिन और सब कलीग थे वहाँ, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स वेरी गुड कंट्री, बहुत ही फ्रेंडली है इंडियन से आने का। ठीक है, मैंने एक विजिट लिया कि मैं पहले देखूंगा क्या है ऐसे ही, लेकिन रियली इट्स वेरी गुड। एयरपोर्ट पे जाते ही लगता है कि इंडियन पासपोर्ट देखे ही उन्होंने लगता है इतना रिस्पेक्ट देते हैं बांग्लादेशी इंडियन को, कहना मुश्किल है। नहीं, मैंने तुरंत जाते ही वहीं उसी समय इंटर करते ही एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र। फिर वहाँ रहे, 1 साल के लिए जाना था, एस्टेब्लिश करना था स्पाइन सर्जरी, फिर लौटना था मेरे को अपोलो ग्रुप। फिर देखिए काम अच्छा चल रहा है, 1 साल के बाद दूसरा साल, तीसरा साल, कंटिन्यूस मैंने 4 साल रह गया। फिर लगने लगा कि मैं फिर अपोलो आंध्रा चले जाऊँ क्या, फिर नहीं, अब हमको अपने ही स्टेट में आना है, यहाँ स्पाइन का एस्टेब्लिश करना है अपने जगह पे। फिर डायरेक्टली हम बांग्लादेश से सीधे बिहार आ गया, कहीं जॉब नहीं लिया, कोई पता नहीं कि कहाँ ज्वाइन करना, क्या करना है, सीधे लैंड कर गया। पहला 2-3 महीना दिक्कत हुई, क्या करना नहीं करना है। छोटा सा क्लिनिक खोल दिया अपना, सोचिए 0 से स्टार्ट करना था, क्लिनिक अभी स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद एक और हॉस्पिटल आया, एशियन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो पाटलिपुत्रा में है, एशियन सिटी हॉस्पिटल, वहाँ ज्वाइन कर लिया एज एसोसिएट डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जरी। फिर काम चलने लगी। अब धीरे धीरे थोड़ा सा दिक्कत होता ही था काम करने का, जहाँ एक 7 स्टार हॉस्पिटल में काम करने के बाद सीधे 0 पे एक क्लिनिक खोल के एक हॉस्पिटल में आना,
थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन हमको शुरू में लग रहा था कि मैं चला जाऊँ, लेकिन नहीं, हमको रहना है तो बिहार में ही अब रहना है, अपने ही जगह पे रहना है, काम करना है, एस्टेब्लिश करना है। और आज 2019 में करीब आए थे, 4 साल लगभग हो गया यहाँ। और स्पाइन सर्जरी हम नहीं और बहुत लड़के भी कर रहे हैं, हमारे जूनियर्स भी कर रहे हैं, अच्छे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो स्पाइन सर्जरी हम अपने यहाँ बिहार में कर रहे हैं केवल दिल्ली में होगा या मुंबई में होगा। हम लोग सारे सर्विस यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज और कॉस्ट इफेक्टिव आज कंपेयर टू अदर स्टेट। लोग यहाँ कुछ भी होता है सीधे दिल्ली भाग जाते हैं, कुछ सर्जरी नहीं, दिल्ली है, वो एज ए रिचुअल समझते हैं कि हमको दिल्ली जाएंगे तो ठीक ही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ का ट्रीटमेंट वही, आपको लग्जरी थोड़ा सा मिलेगा, सर्विस मिलेगा, ट्रीटमेंट वही है जी। आप उसी लिमिटेड रिसोर्सेस में हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जी। और ऐसा हुआ अभी बिहार में स्पाइन सर्जरी अब एस्टेब्लिश्ड हो गया। नए नए लड़के अब स्पाइन स्पाइन सर्जरी को चुन रहे हैं। हमारे ऑर्थोपेडिक लड़के जो है अभी चुन रहे हैं स्पाइन, अब अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं कि मैं स्पाइन में एस्टेब्लिश हूँ बिहार में। आपसे यहाँ जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आज के वक्त में स्टूडेंट्स जो हैं इस क्षेत्र में भी अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पाइन सर्जरी की, वो तो बहुत लंबी, बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन एक छोटी सी बात करती हूँ, एक सर्वाइकल बीमारी की मैं बात करूँ, एक गठिया की बात करूँ, तो हर घर में देखने को मिलता है आज के वक्त में। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे इलाज कराने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आखिर ये सारी जो बीमारियाँ हैं, हड्डी से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ हैं, कौन कौन सी हैं जो आपके नज़र में भी बहुत अधिक आ रही हैं और क्या कुछ कारण हो रहे हैं इसके पीछे? स्पाइन रिलेटेड जो भी गर्दन का पेन हो, बैक पेन हो, अपर बैक पेन हो, कुछ भी कमर का दर्द, 80% जो होता है, 80 to 90% क्योरेबल होता है। क्योरेबल मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, 80 to 90% क्योर हो सकते हैं। और बिकॉज ऑफ ये हमारे सेडेंट्री लाइफ, समय से नहीं उठना, ठीक से बैठना नहीं, जो काम कर रहे हैं सिस्टम पे बैठे कंटिन्यूस काम किए जा रहे हैं, खड़े हैं तो खड़े काम कर रहे हैं, कुछ रेस्ट नहीं ले रहे हैं, या आप आधा घंटा 1 घंटा सिस्टम पे बैठे हुए हैं, एटलीस्ट आपको 2-3 मिनट के लिए टहल के फिर काम करना है। और सिस्टम पर बैठेंगे तो नेक पेन होगा, बैक पेन होगा। तो ये मुख्य कारण यही होता है। और थोड़ा सा एक्सरसाइज, 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज भी आप करते रहेंगे, कोई भी काम करते रहें, तो आपका लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगा। और रही खान पान, और खाने के जो नॉन वेजिटेरियन सब जो होते हैं, ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, मटन खाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे भी आपको बैक पेन होगा, उससे भी होता है, उससे भी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे भी बैक पेन होता है। इसीलिए खान पान में आपको मिक्स लेना होगा, वेजिटेबल भी खाना पड़ेगा, नॉन वेज वो खा रहे हैं वो भी थोड़ा लिमिटेड में खाना है। ज़्यादा फिश खाएंगे तो बेटर रहेगा मटन से ज़्यादा, उससे पेट का ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बैक पेन भी नहीं होगा। और सोने का जो होता है, ज़्यादा गद्देदार चीज़ पे नहीं सोएंगे, हार्ड बेड होना है, उस पर सोने का कोशिश करेंगे, वो बेटर रहेगा। लेकिन आज के वक्त में लोग चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा आराम हमारे शरीर को मिले। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आराम की जहाँ तक बात आती है, आपने कहा कि अभी हमारा जो रूटीन है वो बहुत अलग हो गया है, बहुत वक्त बैठना पड़ता है। और एक नई बात आपने बताई कि कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर पेट भी ठीक नहीं है तो वो भी हमारे स्पाइन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और यूरिन में इन्फेक्शन हो, कहीं पेशाब यूजुअली महिलाओं को होता है जी, क्लीन ज़्यादा नहीं करते हैं, क्लीन एवरी टाइम में क्लीन यूरिनेशन हो रहा है तो क्लीन करना। अगर यूरिन में इन्फेक्शन होता है उससे भी बैक पेन होता है, खासकर महिलाओं में जी। ये सब पे भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, यानी साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखना है, सोना, कैसे उठना बैठना, क्लीननेस घर का, इधर उधर ये सब भी। और जहाँ यहाँ देखते हैं, खासकर अपने यहाँ आते हैं कि जहाँ तक यूरिनेट कर देते हैं, गंदे जगह पर यूरिनेट से इन्फेक्शन का सोर्स रहता है, वहाँ पर करने से वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इन्फेक्शन आपके भीतर आएगा और फिर वो भी आपकी हड्डी को इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, ये बहुत नई बात आपने बताई है कि इन्फेक्शन से हमें बचना है, पेट हमें ठीक रखना है, पेट ठीक रखना, तो फूड हैबिट भी ठीक रखना। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी, डाइट लेके चलना है। बिल्कुल, ये नहीं कि हम कुछ भी खाए जा रहे हैं, नॉन वेज खाए जा रहे हैं,
तो उतना भी नहीं, बैलेंस लेके साग सब्जी ये सब बहुत ही जी, इम्पोर्टेंट। मैं कहना चाहूँगी दर्शकों को कि हमें शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो अभी दूरदर्शन देख रहे हैं, बिहार देख रहे हैं, और उन्हें ये नहीं मालूम था कि कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन से या फिर कॉन्स्टिपेशन से भी हड्डी की बीमारियां होती हैं। बैक पेन होता है। बिल्कुल, आपसे अब आगे ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी बहुत ज़रूरी हैं आज के समय के परिप्रेक्ष्य में, जिससे कि हम हड्डी रोग से, स्पाइन रोग से बच सकते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ करना भूल गए थे जी। विटामिन डी डिफिशियंसी, जो फूड से नहीं उतना रिच नहीं होता, उसे नहीं मिल पाता, जी। खासकर नॉन वेजिटेरियन सबको। और मुस्लिम जो लेडी महिलाएं जो है हमेशा बुर्का लगा के, तो सनलाइट से यूजुअली जो मेरा जो मोस्ट कॉमनली जो विटामिन डी एक्सपोजर होता है सनलाइट से, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट जो लाल कलर का होता है जी। उससे मिलता है। हर समय 24 आवर आप बुर्का लगा के रखेंगे या कपड़े पे रखेंगे तो विटामिन डी का एक्सपोजर कम होगा। जी। इसलिए खासकर मुस्लिम महिलाओं को बोलते हैं कि विटामिन डी सन एक्सपोजर बहुत ही कुछ जरूरी वक्त के लिए धूप जरूर धूप लेना, खासकर अर्ली मॉर्निंग वाला। जी। थोड़ा धूप में पसीना भी निकालना बहुत जरूरी होता है। और हमारे जो इधर जो काम करें ऑफिस में, जो दिन भर ऑफिस में एसी में भी बैठे रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। आपको धूप लेना चाहिए, धूप में थोड़ा चलना पड़ेगा, नहीं तो उससे भी विटामिन डिफिशियंसी से मोस्ट कॉमनली आजकल डिफिशियंसी, आज अगर चेक किया जाए पॉपुलेशन में 30 to 40% पॉपुलेशन को विटामिन डी डिफिशियंसी ऑटोमेटिक होगा। जी। क्योंकि सन एक्सपोजर है ही नहीं, घर से आते हैं वहाँ भी घर में एसी लगे हुए, ऑफिस आते हैं एसी लगे हुए, सन का एक्सपोजर है ही, धूप में चलना ही नहीं पसंद करते, इवन छत पे जाना भी पसंद नहीं करते हैं, तो डिफिशियंसी होगा। इसे भी कॉमनली मैंने शुरू में ही बोला था कि 80 to 90% जो होता है पेन, बैक पेन हमारे हैबिट से हो रहा है, हमारे फूड हैबिट से हो रहा है। बिल्कुल। फूड में भी आपको नॉन वेज थोड़ा कम करना पड़ेगा, वेजिटेबल्स थोड़ा ज़्यादा, मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा ले, दूध दही छना पनीर जो होता है। और मछली में अगर खा रहे हैं नॉन वेज तो मछली, छोटे छोटे मछली जो होती है वो अच्छी है, कैल्शियम फास्फोरस रिच होता है उसमें ज़्यादा थोड़ा सा। ऐसे तो सभी मछलियों में होती है, लेकिन छोटी छोटी मछली में उसमें रिच कैल्शियम फास्फोरस होता है। उससे आप लेंगे, फूड हैबिट अच्छा बनाएंगे तो आप बैक पेन से भी, जॉइंट पेन से भी बचे रहेंगे। जी। इसलिए तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि धूप में लोग नहीं जाते, तो मैं अपनी सखियों को, जो मेरी सहेलियाँ देख रही हैं, उन्हें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, दूरदर्शन की सहेलियाँ, कि सन टैन की चिंता ना करें, धूप में ज़रूर निकले थोड़ा बहुत, सुबह सुबह बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो की लालिमा जो होती है धूप की, वो लेनी बहुत ज़रूरी है। बहुत अनोखी बातें आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, आपसे जो जानकारियाँ मुझे मिल रही हैं और मेरे दर्शकों को मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कारगर साबित होने वाला है। रीढ़ की हड्डी की हम बात करते हैं, आपने बहुत सारे कारण बताए जिन कारणों से होता है, लेकिन आपसे अगर जानना चाहूँ कि ये सारी बातें हमने की हैं उन लोगों के बारे में जो कि बैठते हैं या फिर बहुत वक्त तक बैठे रहते हैं, लेकिन अगर उम्र की मैं बात करूँ, उम्र के साथ गठिया और ये सारी बीमारियाँ जो हैं बहुत आम तौर पर देखी जाती हैं। जब ऐसे मरीज आपके पास आते हैं तो उन्हें आप किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं? उम्र से कहें कि खासकर महिलाओं में जो होती है ऑस्टियोपोरोसिस, एक बीमारी ये कहा जाएगा, जैसे मेनोपॉज करने मतलब पीरियड बंद होता है तो शरीर में हार्मोनल चेंज होता है। जैसे 12-13 साल के फर्स्ट टाइम में पीरियड स्टार्ट होता है तो शरीर में चेंजेज आती है, भगवान ने बनाया ही वैसे। फिर पीरियड बंद होता है तो फिर शरीर में चेंजेस शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि बोन लॉस, जितना हम खा रहे हैं, कैल्शियम जितना ले रहे हैं फूड के मार्फत से, उससे ज़्यादा लॉस होता है। अच्छा। उससे ज़्यादा लॉस होने लगता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे बोन जो है वीक होना शुरू करता है, खासकर महिलाओं में। ऐसा नहीं कि केवल ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में, इवन मेल में भी शुरू होने लगे हैं। फूड हैबिट से, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, इससे मेल में भी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हुआ था। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस ये नॉर्मल बोनों से ऑस्टियोपोरोसिस में पोरोसिटी बढ़ जाता है, छिद्र ज़्यादा बढ़ जाता है, बोन वीक हो जाता है। थोड़ा सा स्लीप करेंगे तो फ्रैक्चर का
अच्छा अच्छा। होने का चांस रहता है, जैसे लॉन्ग बोन, पैर का, हाथ का, रिस्ट का। लेकिन स्पाइन में बिना गिरे भी, अगर नहीं गिर रहे हैं स्पाइन, आप सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप कंप्रेस हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, जी। उसमें सीवियर बैक पेन हो। जैसे आप गांव देहात में देखेंगे, लेडी अभी स्ट्रेट है, धीरे 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 आगे बेंड होती जा रही है। इसका मतलब आपका हाइट जो नॉर्मल हाइट था पहले, हाइट घटते जा रही है, मतलब स्पाइन बोन ऑटोमेटिक आपका फ्रैक्चर होते जा रहा है, जी, वो कंप्रेस होता जा रहा है और कंप्रेस हमें पता होते जा नहीं रहा चल रहा। मल्टी लेवल पे। जी तो ये इसके लिए अगर आपको फील हो रहा है मेरी हाइट घट रही है, बैक पेन बढ़ते जा रहा है, तो ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन से दिखाना जरूरी है। जी। महिलाओं की आप बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं उस वक्त कहा जाता है कि उन्हें हड्डियों के लिए ख़ास दवा लेनी चाहिए और ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं पोस्टमार्टम की बात करूं, जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद भी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उस वक्त जो सिचुएशन होता है, जो हालात होती है एक महिला की, उसे कैसे सुधारा जा सकता है और प्रेगनेंसी में क्या कुछ ख्याल रखे जा सकते हैं? प्रेगनेंसी में होता है ये मैकेनिकल बैक पेन होता है कि पोस्चर आगे बढ़ा तो बैक क्या होता है और लॉर्डोसिस बढ़ जाता है, पीछे की ओर बेंड करने बेंड लगता हो है। जाता जी। है। तो उससे क्या कि प्रेशर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए चेंज हो जाता है। फिर डिलीवरी के बाद फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब मैकेनिक्स जो होता है पीछे चेंज होता है। ये मैकेनिकल पेन है। इसको सुधारने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको आफ्टर डिलीवरी एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। और कैल्शियम ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट के एडवाइस से ही लेंगे, आयरन जो खाना उनकी एडवाइस से ही लेंगे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन आपको कैल्शियम लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर आपको कैल्शियम लेना है। जी। बच्चे मिल्क दूध ले रहे हैं, बच्चे आजकल 6 महीना से 1 महीना मिनिमम कहता है कि 6 महीना दूध पीना चाहिए, तो आपको 6 महीना से 1 साल तक कैल्शियम लेना है। वो भी गायनेकोलॉजिस्ट के एडवाइस से ही बेटर रहेगा। लेकिन हमारे एडवाइस से आपको एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। जी। नहीं करेंगे तो आपका जो स्पाइन जो मैकेनिक्स बायोमैकेनिक्स चेंज हुआ है उसको सुधारने के लिए एक ही उपाय है, थोड़ा बेली भी फ्लैबी हो जाता है, जी। उसको भी सुधारने के लिए, आप सुंदरता बरकरार रखने के लिए और बैक पेन से बचने के लिए आपको कहा जाता है कि एक्सरसाइज ही मस्ट है। एक्सरसाइज करेंगे तो फिर प्रीवियस पोजीशन में आ जाएंगे, नहीं करेंगे तो आप कहेंगे बार बार ओपीडी में आते जब से डॉक्टर साहब सुई लिए हैं कमर में तभी से दर्द कर रहा है। ये तो बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, ये इसकी सुई से सच्चाई क्या नहीं है? होता है। अच्छा। ये मैकेनिकल बैक पेन है। अच्छा। ये मैकेनिकल बैक पेन है। आपने एक्सरसाइज किया नहीं, फिर स्पाइन को अपने पोजीशन पे लाया नहीं, इसीलिए पेन हो रहा है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पेन होते रहेगा। नाम सुई का ले रहे हैं, सुई देने से पेन नहीं होता, ये मिथ्या है। अच्छा, बिल्कुल ये मिथ्या है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि इंजेक्शन से कोई नुकसान नहीं होता है, तभी वो दिया जाता है और बस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। बात करें अगर मैं बच्चों की बात करूं, स्कूल में खेलते वक्त गिर जाते हैं या कभी चोट लग जाती है, या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें बहुत देखने को मिलता है मसल पुल हो जाता है या हड्डियों में चोट लग जाती है। बच्चों में किस तरीके से आप इस चीज़ का इलाज करते हैं, या कितना कुछ अभी इस वक्त में आपको बच्चों में ये बीमारी देखने को मिल रही है हड्डियों से जुड़ी हुई? हड्डियों से जुड़ी अब क्या है कि बच्चों में अभी जो ग्रोथ जो होता है ना, बच्चों का ग्रोथ पेन उसको बोलते हैं कि सडन, अभी देखेंगे हम लोग के जनरेशन में और नए जनरेशन में बच्चों का हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, उसको बोलते हैं सडन ग्रोथ। उसमें नी पेन कॉमनली होता है जी। उसे घबराने की बात नहीं है, कभी नहीं घबराए। बायलेटरल नी पेन दोनों बार बार मदर को आके बोलेंगे मामा हम गिरने से ऐसा हुआ है, नहीं, ये ग्रोथ पेन होता है, सडन ग्रोथ होता है। इसीलिए मिल्क प्रोडक्ट बच्चों को ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। और जब भी पेन बताए तो पहला होममेड रेमेडी है आइस कंप्रेशन। दिन में 3 बार कपड़े में लपेट के आइस के या आइस पैक लेके 3-4 बार जहाँ पे बच्चे बता रहे हैं पेन, आइस पैक दीजिए। अगर बार बार 3 बार 4 बार से नहीं जा रहा है पेन तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना जरूरी है। और बच्चों को मिल्क प्रोडक्ट खिलाना बड़ी जरूरी है। ऐसे बच्चे मानते नहीं हैं लेकिन मिल्क प्रोडक्ट देना जरूरी है। दूध, दही, छना, पनीर, मक्खन, ये सब जो होता है रिच फूड देना पड़ेगा। एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत ही, आजकल क्या करते हैं, मम्मी भी मोबाइल पे बैठी हुई है, पापा भी बैठा, बच्चा तंग करता है तो उसको भी एक मोबाइल दे रहा है, तुम भी ले मोबाइल, तो बच्चा खेल नहीं पाता है तो एक्टिविटी नहीं होता है, उससे भी इरिटेशन होता है। बच्चों को मोटापा बढ़ते जा रहा है, ओवरवेट होते जा रहे हैं बच्चे,
उसको ओपन ग्राउंड में दे नहीं रहे हैं खेलने के लिए, मम्मी भी बिजी है, बच्चे को भी दे दिए, मोबाइल पे बिजी है, इसलिए बच्चों को खेलना जरूरी है, मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा खिलाइए, ये सब अच्छी। स्पाइन सर्जरी की जिसके आप एक्सपर्ट हैं, तो इसकी नौबत कब आती है, कब ऐसी नौबत आती है पेशेंट्स में जब उनको रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करानी पड़ जाती है? और एक बात इसी में मैं जोड़ना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो घबराते हैं इस चीज़ से, आखिर उनके घबराहट को आप किस तरीके से दूर करना चाहेंगे? स्पाइन सर्जरी यूजुअली जो होता है 80% जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिसिन, एक्सरसाइज आप अपने हैबिट से चेंज करेंगे तो 80%, ओनली 15 to 20% केसेज में आप सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे नेक पेन हुआ, दर्द हाथ में बढ़ती जा रही है, दोनों झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन, झुनझुन जिसको बोलते हैं, कोई सामान पकड़ने में हाथ से वीकनेस फील हो रहा है, बार बार ये बढ़ते जा रहा है, और जैसे फर्दर प्रेशर पड़ते जाते, चलने में भी दिक्कत हो रहा है, चक्कर आने रही है, मेडिसिन खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे भी रिलीफ नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली डॉक्टर स्पाइन सर्जन जो है, यूजुअली जो कहते हैं, पेशेंट भी अनभिज्ञ रहते हैं, खासकर गांव की क्या, शहर के भी लोग हड्डी के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आपको सोच समझ के आप डिसाइड करना है कि स्पाइन के एक्सपर्ट कौन है, उनके पास जाइए, एडवाइस लीजिए, वेदर सर्जरी रिक्वायर्ड है कि कंजर्वेटिव रिक्वायर्ड है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। सर्जरी में जब तक आपको कंजर्वेटिव से रिलीव नहीं मिल रहा तभी सर्जरी करेंगे। अगर हमारा इंडिकेशन है कि नस पे प्रेशर है तब सर्जरी करेंगे। ये रही गर्दन की बात, हाथ में झुनझुनी की बात। कमर में बैक पेन जो होता है, बैक पेन नस पे प्रेशर पड़ता है तो शूटिंग पेन, रेडिकुलर जिसको पेन कहते हैं, पैर में एकदम करंट की तरह मारता है, झिनझिनाहट शुरू हो जाता है, समटाइम्स एक्सट्रीम हो जाता है तो चप्पल पहनने में भी दिक्कत हो जाता है कि लगे चप्पल ले रहे हैं, फुट से गिर रहा है। तो स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जितना जल्दी हो वो जाना जरूरी है। और एमआरआई करने के बाद अगर नस पे प्रेशर है, सीवियर प्रेशर है, तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। आपका पेन रिलीव नहीं हो रहा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से फर्दर इंक्रीज हो तो उस कंडीशन में और सबसे इम्पोर्टेंट सर्जिकल इमरजेंसी इन स्पाइन का मतलब इमरजेंसी क्या है? अगर आपका कमर में दर्द है, शूटिंग पेन हो रहा, पूरा रेडिकुलर पेन जा रहा है दोनों पैर में या सिंगल पैर में, और पेशाब में कोई तकलीफ आ रहा है, ड्रिबलिंग हो रहा है या धीरे धीरे ही हो रही है, या पेशाब रुक रहा है, पेशाब हो नहीं रहा है, ये सर्जिकली उसको कॉडा इक्वाना सिंड्रोम कहते हैं। उसमें आपको 24 आवर टू 48 आवर में सर्जरी करेंगे तो रिकवरी बहुत ही अच्छी। अगर डिले करेंगे सर्जरी के बाद भी रिकवरी उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता पेशेंट को। पेशेंट बोलती रहता मैंने तो सर्जरी करा लिया, रिकवर कर ही नहीं रहा। लेकिन ये कॉडा इक्वाना ये सर्जिकली, और सर्जरी का टाइप कितना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे जहाँ सुई का यूज होता है वहाँ तलवार यूज नहीं कर सकते हैं जी। सिंपल सी बात है। तो बहुत टाइप के सर्जरी होता है, लोग सीधे इंडोस्कोपिक सर्जरी होता है, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होता है, ओपन सर्जरी होता है। सभी सर्जरी का ये नहीं समझना चाहिए कि पहले जो ओल्ड ज़माना में होता है अभी डिस्कार्डेड होते जा रहा है, ऐसा कभी नहीं है। सभी डिजीज पे, सभी टाइम ड्यूरेशन पे सभी की ज़रूरत होता है। इंडोस्कोपी हर जगह नहीं कर सकते, हर डिजीज में नहीं कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपी हर जगह नहीं कर सकते हैं, कहीं हम आपको ट्रेडिशनल सर्जरी भी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये कभी भ्रम में नहीं रहेंगे कि हमको इंडोस्कोपी ही कराना है। जहाँ पर हमको ओपन की ज़रूरत होती है वहाँ इंडोस्कोपी करेंगे तो री सर्जरी का ज़्यादा चांस रहता है। और रही घबराहट की, स्पाइन सर्जरी से लोगों को बहुत ही घबराहट आ रहे, नहीं हमको पैरालिसिस हो जाएगा, पैर हाथ चलना बंद हो जाएगा, तो ये इससे आप निश्चिंत रहिए। कॉम्प्लिकेशन किसी भी सर्जरी से, सिंपल एक हाइड्रोसिल हर्निया उससे भी होता है, कॉम्प्लिकेशन किसी चीज़ से भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी घबराने की बात नहीं कि स्पाइन से पैरालिसिस, जिसमें होना होगा, जो है सो है। आपको एक्सपर्ट से एडवाइस लेके सही तरीके से सर्जरी करेंगे तो रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। इवन कॉमनली आजकल क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी स्पाइन कॉमन, उसमें क्या होता है, अगर गर्दन में हुआ तो पैर हाथ चलना बंद हो जाता है, पीठ में हुआ तो नीचे का पैर हाथ, उसमें सर्जरी
अगर मेडिसिन से यूजुअली टीबी जो कहा जाता है कि टीबी 100% क्योरेबल डिजीज़ है, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस से ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन अपने मन से बंद नहीं करना है। सर्जरी करने के बाद भी टीबी का जो इलाज होता है, रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं आज इस कार्यक्रम में, और जितनी जानकारियां आपने दी हैं वो बहुत अनोखी रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार बने रहे आज इस कार्यक्रम में और बहुत सारी जानकारियां दी उन्होंने, किस तरीके से हम हड्डी के रोग से बच सकते हैं और स्पाइन की सर्जरी कब कब ज़रूरी हो जाती है। चलिए, अब वक्त हो चला है कि ये कार्यक्रम आपको कितना प्यारा लगा है वो लिखकर आप हम तक पहुंचा दें, और उसके लिए उठा लीजिए अपना मोबाइल फ़ोन या फिर अपना कागज़ और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।